हेलो एवरीवन। दोस्तों, आंसर की को आए हुए लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं और आप सब अपने स्कोर के हिसाब से तैयारी भी स्टार्ट कर दिए होंगे। मैंने इससे पहले आप लोगों को एक कट ऑफ बताई थी कि जिन लोगों के भी 87 प्लस माइनस 2 बन रहे हैं, आप लोग मेंस की तैयारी जरूर स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये जो 40 से 45 दिन का जो गैप रहता है, इसमें हम करते क्या है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखते हैं, कट ऑफ की वीडियो देखते हैं इधर उधर, और ये जो टाइम है आप लोग ख़राब कर देते हैं। ठीक है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए और आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को जो 3 से 4 महीने का जो गैप मिलेगा उसमें आप लोग और ज़्यादा बेहतर कर पाओ। ठीक है, तो जिन लोगों के भी 87 से प्लस हैं, आप लोग मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, बिना कुछ सोचे समझे। बाकी जिन लोगों के 85 भी हैं, वो लोग भी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि सीट इस बार अच्छी हैं। ठीक है, 850 सीट करीब बताई जा रही हैं, और ये आपका जो रिजल्ट है प्रीलिम का, वो दिसंबर के सेकेंड वीक में आएगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि सेकेंड जो दिसंबर का जो सेकेंड वीक है उसमें आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो तब तक आपकी सीट जो है वो बढ़ती रहेंगी, तो ये 850 से ऊपर ही सीट रहेंगी। ठीक है, और जब सीट ज़्यादा होंगी तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है नीचे ही जाएगी। ठीक है, तो 85 से 85 के आसपास भी रह सकती है कट ऑफ। ठीक है, 85 या 84 भी रह सकती है। ठीक है, बाकी जिन लोगों का स्कोर इस बार अच्छा नहीं आया है वो लोग क्या करेंगे, प्रीलिम की तैयारी करिए आप लोग। प्रीलिम 2026 के लिए आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में हो सकता है हो जाए। ठीक है, एक बार कैलेंडर आ जाएगा जनवरी में, तो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि कब कौन सा एग्ज़ाम होना है। ठीक है, फिलहाल आप लोग प्रीलिम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमें आंसर को फ्रेम करना है, कैसे लिखना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो इस बार मेंस लिखेंगे, ठीक, जिनका फर्स्ट टाइम होगा। उन लोगों का एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा कंटेंट तैयार नहीं है, और डेटा फैक्ट्स ये सारे तैयार नहीं होते हैं। तो ये अंदर से एक भय लगा रहता है कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर बाउंसर आ गया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मन में डर बैठा देती हैं, और डर के मारे हम लोग अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो एक जो डर है अंदर से उसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। इस मेंस के पेपर में यही चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं, और मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि अपनी ही गलती से सीखना चाहिए। अगर दूसरों की गलतियों से भी सीख ले रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपका टाइम बचेगा और आप बहुत अच्छा बेहतर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और हम लोग देखेंगे कैसे आंसर को लिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेंस का जो डर है उस पर बात करेंगे। क्योंकि हम लोग जो पहला मेंस देते हैं तो मेंस का जो डर रहता है वो बहुत ज़्यादा अंदर रहता है। ठीक है, और ये जो डर है बहुत ज़्यादा हावी होता है। ठीक है, जिसके चक्कर में हम लोग आंसर लिखने भी जाते हैं तो थोड़ा लिखते हैं, बस फिर आगे समझ में नहीं आता कि आगे क्या करें। ठीक है, तो इस डर से हमको ऊपर उठना होता है। कैसे उठेंगे उस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, आपको जब आप रियल एग्ज़ाम में देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे कई प्रश्न आएंगे जो कि आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, बाउंसर टाइप से लगेंगे, बट उनको क्या करना रहता है, उसको मैनेज करना रहता है। उसमें क्या करना है, आपको जनरल पॉइंट्स डालने रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप लोग निरंतर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी आंसर 100% सही नहीं होगा, और ना वो 100% गलत होगा, बशर्ते इसमें आप एकदम से उलट ना लिख दें। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2023 में, ब्लड मून। ठीक है, अगर ब्लड मून के बारे में अगर आपको थोड़ा भी पता है, आप अगर जनरल पॉइंट भी लिखते हैं, ठीक है, आप इतना तो वर्ड से ही, कीवर्ड से ही पता लगा लेंगे कि ये कोई खगोलीय घटना ही है। ठीक है, तो अगर आप जनरल पॉइंट इसके बारे में लिखते हैं तो आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने भी यही किया था तो वहाँ मुझे मार्क्स मिले थे। ठीक है, आरटीई वाली मैंने कॉपी देखी थी तो मुझे वहाँ पे मार्क्स दिए गए थे। ठीक है, बस करना क्या है, एकदम उलट ना हो जाए। जैसे ब्लड मून के बारे में पूछा गया है, आप वॉल्केनो के बारे में लिख के आ गए, तो एकदम उलट लिखेंगे तो फिर वहाँ पे 0 मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ आंसर जो है आपका थोड़ा रिलेट करे क्वेश्चन से। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी 100% आपका पढ़ा हुआ आ जाए आंसर क्वेश्चन, या फिर आप एकदम सही लिख दें, ये सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर ये चीज़ें आप दिमाग से निकाल दे रहे हैं तो फिर आंसर आप लिखना सीख जाएंगे, और फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई भी बाउंसर क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग आराम से डील कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपका प्रीलिम में भी इंपॉर्टेंट था, मेंस में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रश्न होंगे जो कि यूपीएससी में पूछे गए या यूपीपीसी में पूछे गए हैं, वो डायरेक्ट आपको रिपीटेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है मेंस में, तो इस चीज़ को भी
दिमाग से निकाल देना है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किए हैं तो आप आराम से क्वेश्चन बहुत सारे आराम से हैंडल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू की स्ट्रक्चरिंग आपको करनी है। आपको करना क्या है, यूपीपीसीएस के जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो कर लीजिए। टाइम मिले तो यूपीएससी के भी क्वेश्चन कर लीजिए। यूपीएससी का जो इथिक्स का पेपर है, ठीक है, GS4, उसके तो पीवाईक्यू आप लोग जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो कि इथिक्स के डायरेक्ट मतलब रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप पीवाईक्यू कर ले रहे हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है एकदम बूस्ट हो जाएगा, और जो मेंस का डर है, भय है, वो आराम से दूर हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है डाटा फैक्ट्स, ये कैसे तैयार करें। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, विजन आईएएस की मैगजीन लीजिए, ठीक है। अभी जब यूपीएससी का मेंस हुआ था तो उस टाइम पे मैगजीन आई थी। आप लोग क्या करिए, सोसाइटी का और गवर्नेंस का, ठीक है, इकोनॉमी का, सबसे पहले इन तीन की मैगजीन लीजिए। और उसको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे आपके पावर्टी है, ठीक है, पावर्टी से क्वेश्चन आता है, यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। पावर्टी है, हेल्थ है, ठीक है, या फिर वुमेन का कुछ डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है, लेबर का डेटा है। इन सारे डेटा को आप लोग क्या करिए, एक नोटबुक बनाइए, वहाँ पे उसको कलेक्ट कर लीजिए और लिख लीजिए। फिर उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। और यही सारे डेटा जो हैं आपको जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें ये सारे डाटा आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, जो डाटा और फैक्ट्स का जो डर रहता है वो यहाँ से आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कैसे नोट्स बनाने हैं डाटा और फैक्ट्स के, मैं कोशिश करूँगा कि उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को सीखने को वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। चौथी चीज़ जो है वो है आपका सिलेबस और कंटेंट। तो क्या होगा कि इस बार जो मेंस लिखेंगे, हो सकता है कुछ लोग पहली बार लिखें, ठीक है, तो उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब 23 का लिख रहा था तो मेरा भी सिलेबस नहीं कंप्लीट था। मेरा जीएस का तो नोट्स बना हुआ था सारे, लेकिन 2 पेपर जो थे वो ऐड हुए थे, जैसे जी उसका यूपी स्पेशल जो 5 है और 6 है, ठीक है, उसका मेरे पास बिल्कुल भी नोट्स नहीं था। तो मैंने क्या किया था वहाँ पे, मैंने उन 3 महीनों में, ठीक है, मैंने 40 जो दिन थे रिजल्ट से पहले वाले, वो मैंने वेस्ट कर दिए थे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, तब तक आप क्या करिए, आप उन सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए जो कि आपके पास नोट्स जिसके नहीं है, ठीक है। जैसे आप यूपी स्पेशल का पेपर देख सकते हैं इन 40 दिनों में। इसलिए जो अभी का टाइम है इसको एकदम यूटिलाइज़ करिए। इसके बाद जो चीज़ बचती है वो है मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें। तो इसके लिए मैंने एक आरटीआई वीडियो भी बनाई थी आरटीआई पे। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, वहाँ से चीज़ें बहुत सारी आपको सीखने को मिलेंगी। फिलहाल हम लोग देखेंगे इसमें भी कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। जैसे एक A4 शीट है ये वाली, ठीक है, मान लेते हैं कि ये A4 शीट है। तो आप लोग इतना तो पता ही होगा कि सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं, फिर मेन बॉडी होता है और फिर कंक्लूजन होता है। बात करेंगे इंट्रो के बारे में। जो इंट्रो है वो 2-3 टाइप से लिखा जा सकता है। कैसे लिखना है, जैसे अगर आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया, अगर पॉवर्टी पे कोई क्वेश्चन है, गरीबी पे, तो अगर पॉवर्टी से संबंधित अगर आपके पास डेटा है तो उसको इंट्रो में डालिए, ठीक है, कि भारत में इतने % जो है गरीबी है, या फिर इतने लोग जो हैं वो गरीब हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिंक करके लिखना है। तो इंट्रो का एक तो पहला प्रकार यही होता है कि उसमें अगर आप डेटा या फिर कोई रिपोर्ट दे पा रहे हैं तो उसको लिख दीजिए। तो ये भी एक बढ़िया तरीका है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि आपको नहीं पता है, डेटा आपको नहीं पता है, ना कोई फैक्ट्स पता है, तो आप क्या करिए, उस क्वेश्चन में जो मेन कीवर्ड है, ठीक है, मेन कीवर्ड है उसको ढूंढिए और उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है। डेफिनेशन लिख दीजिए, उसके बाद आगे जो मेन बॉडी है उसको स्टार्ट करिए, ठीक है। तो दूसरा तरीका तो ये हो गया कि आप लोग क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। अच्छा, एथिक्स में यही चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं। एथिक्स में क्या होता है कि डाटा और फैक्ट का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का मेन कीवर्ड ढूंढेंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन किसकी लिखनी है, तो डेफिनेशन आप लोगों को किसी ऑथर का अगर नाम पता है या फिर कोई फिलोसफर का नाम पता है तो उसके अनुसार डेफिनेशन क्या है उसको लिखना है, ठीक है। अगर ये चीज़ें लिख रहे हैं ना तो एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, यूजुअली आपका इंट्रो ही पढ़ता है सबसे पहले। तो अगर आप इंट्रो में अगर बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दे रहे हैं एग्जामिनर को, तो आप इतना मान के चलिए आपको बाकी जो जो आंसर लिखे हैं उसमें अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या करना है आप लोगों को, कि आंसर जो लिखना है, ठीक, मेन बॉडी में क्या है, आंसर को लिखने का जो तरीका है उसको भी थोड़ा आप लोग चेंज करिए, ठीक है। स्टोरी टाइप से आपको नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, आप पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है। आप पॉइंट्स में लिखिए और सेंटेंस बहुत ज़्यादा बड़े मत करिए, ठीक है। छोटे लिखिए, मेन कीवर्ड में लिखिए। कीवर्ड में जब आंसर लिखेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आपके कॉपी में कीवर्ड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कीवर्ड आपकी कॉपी में दिखेंगे तो फिर ये एग्जामिनर को प्रभावित करते हैं, ठीक है।
तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है, कीवर्ड पे आप लोगों को काम करना है ही करना है, ठीक है। कीवर्ड्स के अलावा एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, उसके आपने 4 कीवर्ड लिख दिए, ठीक है। 4 कीवर्ड में आपने उसके पॉइंट्स लिख दिए। अब उसका अगर आपने 3 या 2 जो भी एग्जाम्पल अगर आपको याद है वो दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, एग्जाम्पल भी उसमें ऐड करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर आप 5 पॉइंट्स लिख रहे हैं कीवर्ड में, तो उसके कम से कम 3, ठीक है, कम से कम 3 या फिर 2 3 4 जो भी जितने भी ऐड कर पा रहे हैं आप उसमें एग्जाम्पल ज़रूर डालिए। इसके अलावा मेन बॉडी में क्या करना है, तो आप लोग मैप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का मैप यूज़ कर सकते हैं, इंडिया का, और इस फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बार ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोग मेन बॉडी में कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इनोवेशन का पार्ट हैं और इनको आप लोग देखिएगा, ठीक, कौन सा कहाँ पे कौन सा चीज़ जो है फिट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट हो सकती है। जैसे आईआर का क्वेश्चन आया, तो आईआर के क्वेश्चन में आपको मैप बनाना ही बनाना है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश के साथ अगर रिलेशन दिखाने हैं इंडिया के, तो वहाँ पे आप लोगों को बांग्लादेश को दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे बांग्लादेश है और वहाँ पे कैसे संबंध है, ठीक है। उसमें आप ये भी दिखा सकते हैं जो अवैध प्रवास होता है इंडिया में, ठीक, बांग्लादेश से, उसको भी आप शो कर सकते हैं, ठीक। अवैध गतिविधियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग दिखा सकते हैं मैप में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनोवेशन का पार्ट हैं। अगर ये चार सारी चीज़ें करते हैं आप लोग तो फिर आपका आंसर जो है और ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ बचती है वो है कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न लिखने के भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है। 4 से 5 तरीके हैं जो आप कंक्लूज़न लिख सकते हैं। जैसे पहली चीज़ तो है कि इस चीज़ को तो याद ही रखना है, ठीक है, हर कोई करता है, इसको तो आप लोग करना ही करना है। आपका कंक्लूज़न जो है वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, भविष्य उन्मुखी होना चाहिए आपका कंक्लूज़न। उसमें नेगेटिव चीज़ नहीं डालेंगे। आपको आंसर का जो कंक्लूज़न है वो थोड़ा वे फॉरवर्ड वाला होना चाहिए, ठीक है, कि आगे क्या हो सकता है, आपका मत क्या है, आप इसमें कैसे चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कंक्लूज़न में आप ऐड करेंगे। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपको जो कंक्लूज़न है उसको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक रखिएगा। दूसरी चीज़ जो है वो है कि एसडीजी आप ऐड कर सकते हैं। एसडीजी तो आजकल हर कोई ऐड कर रहा है, तो आप लोग भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने भी एसडीजी हैं उसको रट लीजिए अच्छे से, और रटे ही होंगे क्योंकि प्रीलिम में पूछा जाता है एसडीजी से, तो एसडीजी को ऐड करिए, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का जो विज़न है, ठीक, 2047 का विकसित भारत का, इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं आप कंक्लूज़न में, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कंक्लूज़न में कोई कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर शॉर्ट कोटेशन पता है तो उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, इसको ऐड कर दीजिए। या फिर अगर हिस्ट्री से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जैसे पीएम जो हैं उनका एक फेमस कोट है कि उन्होंने दिया था कि हमारी जो विरासत है वो इतिहास भी है और विज्ञान भी है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से संबंधित है और थोड़ा रिलेट कर रहा है तो आप इस कोटेशन को आप लोग कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके आंसर को और ज़्यादा प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है मेंस में। इसके अलावा हम लोग कोशिश भी करेंगे कि पीवाईक्यू जो है, ठीक है, उसको स्ट्रक्चरिंग जो है वो यहीं यूट्यूब पे की जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में जो है 2 से 4% जो है उनकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, ठीक है। जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे और आप लोग भी करिएगा साथ में, उसको मैच करिएगा कितना आप लोगों का जो आंसर है वो मैच कर रहा है, ठीक है। उसको और बेहतर करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब पे ही करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को वो वीडियो जो है आप लोगों को मिलती रहेंगी टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, तो वहाँ पे आप लोगों को जो भी अपडेट मेरे द्वारा दी जाती है वो आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।